बीरबल की बनाई नकली जेल। साल था एक 575। अकबर का दरबार पूरी शानो शौकत के साथ फतेहपुर सीकरी में चल रहा था। गर्मियों की दोपहर, दरबार में भारी भीड़ थी। हर तरफ सुनहरी पगड़ियां, सुगंधित धूप और अनगिनत अफवाहें उड़ रही थी कि दरबार में एक बड़ा खुफिया खतरा मंडरा रहा है। अकबर परेशान था। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। तभी एक दिन अकबर को एक गुप्त पत्र मिला। दरबार में कोई ऐसा है जो आपकी सत्ता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वो दिखावे में वफादार है, पर भीतर से गद्दार। पहचान करिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अकबर सन्न रह गया। वो जानता था कि किसी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है भीतर का विश्वासघाती। अगले दिन दरबार लगा। दरबारियों में चर्चा थी कि अब क्या होगा। अकबर ने सबके सामने वो गुप्त पत्र पढ़ा। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा डर, बेचैनी और थोड़ी सी बनावटी मासूमियत से भर गया। तभी बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस रहस्य का हल ढूंढने का एक तरीका आजमा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो बीरबल, अकबर बोला। मुझे महल के अंदर एक जेल बनाने दीजिए, एक नकली जेल, मगर असली जैसी, और बस बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले ही दिन महल के भीतर एक कोने में निर्माण शुरू हो गया। किसी को नहीं बताया गया कि क्या बन रहा है। सिर्फ एक संदेश फैलाया गया, जो व्यक्ति दोषी होगा वो इस जेल में खुद ब खुद पहुंच जाएगा। दरबार में हर कोई चौंक गया। एक जेल जिसमें बंदी खुद ब खुद जाएगा, ये कैसा पागलपन था। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। उसने खास पत्थरों से एक अजीब सी दिखने वाली जेल बनवाई। उसमें न तो ताले थे, न पहरेदार। बस एक द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश करे जिसे खुद पर शक हो। धीरे धीरे दरबारियों में खलबली मचने लगी। जेल का रहस्य सबकी सोच पर हावी होने लगा। खुद पर शक हो, क्या मतलब? अगर मैं गया तो लोग समझेंगे मैं दोषी हूं। अगर नहीं गया तो क्या मैं असली गद्दार हूं? कुछ दरबारी रातों को सो नहीं पाए। कुछ ने तो बीरबल के खिलाफ शिकायत करने की भी कोशिश की। लेकिन अकबर ने कहा, जब तक बीरबल की योजना पूरी नहीं होती, कोई इसमें दखल नहीं देगा। 5वें दिन एक अजीब घटना हुई। सुबह पहरेदारों ने देखा कि वजीर अब्दुल रहीम चुपके से उस जेल में दाखिल हो गया था, बिना किसी जबरदस्ती के। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही असली जांच थी। दोषी वही निकलेगा जो खुद को बचाने के चक्कर में अपने ही मन में फंस जाएगा। अकबर ने अब्दुल रहीम को बुलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? रहीम गिड़गिड़ाया। मुझे लगा अगर मैं गया तो लोग समझेंगे मैं सच्चा हूं। लेकिन बीरबल मुस्कुराया। गलत सोच ही सबसे बड़ा दोष है। यही तो गलती है कि इंसान अपने डर से हार मान ले। रहीम को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। अगले कुछ दिनों में कई दरबारी धीरे धीरे उस नकली जेल में दाखिल होते गए। कोई डर के मारे, कोई झूठी सच्चाई दिखाने के लिए। हर व्यक्ति का कारण अलग था, लेकिन बीरबल चुपचाप हर रात उनकी हरकतें देख रहा था। किसी ने लिखा, मैं आया क्योंकि मुझे शक है कि मैं कहीं अनजाने में कुछ गलत कर बैठा हूं। किसी ने लिखा, अगर मैं गया तो लोग सोचेंगे मैं सबसे ईमानदार हूं। बीरबल सिर्फ मुस्कुराता। 10वें दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जो जेल को सत्य मान बैठा वो दोषी है, क्योंकि सत्य खोजने की नहीं, डर से छिपने की कोशिश कर रहा है। जेल असली नहीं थी, लेकिन जिस किसी का मन उसे असली मान बैठा वही असली दोषी है। अकबर स्तब्ध रह गया। तो बीरबल, क्या यही था तुम्हारा खेल? बीरबल सिर झुकाकर बोला, नहीं जहांपनाह, ये तो बस पहला पर्दा था। पहला? हां, क्योंकि असली दोषी अब तक बाहर है। वो समझदार है, जेल में नहीं गया। वो अब भी यही है, हमारे बीच, और शायद वो अगला हमला करने की योजना बना चुका है। दरबार में सन्नाटा था। हर चेहरा फिर से एक बार शंका से भरा हुआ था।
कौन है वो असली गद्दार? क्या बीरबल ने उसे जानबूझकर बाहर रखा? क्या ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, या बीरबल किसी को जाल में और फंसाने की तैयारी में है? अकबर ने धीरे से पूछा, क्या तुम जान चुके हो बीरबल? बीरबल ने बस एक बात कही, जहां पनाह, जो असली दोषी है वो अब भी सोच रहा है कि वो जीत गया है, लेकिन खेल अब शुरू हुआ है। बीरबल ने एक नकली जेल बनाई थी जिसमें लोग खुद अपनी मर्जी से दाखिल हो रहे थे। जो अंदर गया वो डर से गया और बीरबल ने उसे दोषी घोषित कर दिया। लेकिन फिर अंत में उसने कहा, असली दोषी तो अब भी बाहर है। और यही से शुरू होती है दूसरी परत, जहां बीरबल का अगला दाव दरबार की आत्मा को चीरता है। बीरबल अब शांत नहीं था। वो हर चेहरे को पढ़ रहा था। हर मुस्कान में उसे छल दिख रहा था। हर मौन में उसे विद्रोह की गंध मिल रही थी। उसे यकीन हो चला था, गद्दार वो है जो बहुत सोच समझ कर चुप बैठा है, जो न दिखता है न बोलता है, बस देखता है। और तभी बीरबल ने एक नया प्रयोग किया, मन का आईना। बीरबल ने दरबारियों को एक एक कर एक अकेले कमरे में बुलाना शुरू किया। उस कमरे में न तो कोई पहरेदार था, न ही कोई गवाह। बस एक मोमबत्ती, एक दर्पण और एक कागज। बीरबल हर दरबारी को एक सवाल पूछता, अगर तुम्हें एक दिन बादशाह बनने का मौका मिले तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? कोई कहता, गरीबी मिटाऊंगा। कोई कहता, सेना को और मजबूत बनाऊंगा। कोई कहता, महल को सोने से ढक दूंगा। परंतु एक दरबारी, महमूद खान, बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। बीरबल चौकन्ना हो गया। महमूद खान एक वरिष्ठ सलाहकार था, चुपचाप रहने वाला, अकबर के बहुत करीब, लेकिन जनता में कम चर्चित। उसने कभी बीरबल से बहस नहीं की, कभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा, कभी कोई सलाह नहीं दी, लेकिन वो हर दरबार में सिर्फ हाँ कहने वाला एक व्यक्ति था। बीरबल को अब एक शक सा होने लगा, क्या ये हाँ कहने वाला ही असली ना है? इसी दौरान महल की एक दासी ने चुपचाप बीरबल को एक पुरानी किताब लाकर दी। बीरबल ने जब किताब खोली तो उसमें एक पत्र छिपा था, जिसमें लिखा था, महमूद अगले चंद्र ग्रहण की रात को अपने लोगों के साथ महल के दरवाजे खोल देगा। उसका एक गुप्त संपर्क अफगान सरदारों से है। बीरबल चौंका। अब वो जान गया था, गद्दार का चेहरा अभी तक नकाब में है, लेकिन नकाब अब ढीला हो चुका है। चंद्र ग्रहण आने वाला था। अकबर बीमार पड़ चुका था, या यूं कहें, बीरबल ने उसे बीमार दिखाया। दरबार स्थगित कर दिया गया, परंतु महल में सुरक्षा अचानक ढीली हो गई थी। पहरेदारों की संख्या कम कर दी गई, दरवाजे आधे खुले छोड़ दिए गए। ये सब बीरबल की योजना थी, एक जाल। वो चाहता था सांप खुद बिल से निकले, ताकि उसे बिना जहर के पकड़ा जा सके। ग्रहण की रात बीरबल ने महल के चारों कोनों में छुपे हुए सिपाही तैनात कर दिए। हर सिपाही को आदेश था, कोई मारे नहीं, बस देखे, सुने, याद रखे। रात के तीसरे प्रहर महमूद खान एक चुपचाप द्वार की ओर बढ़ा। उसके पीछे 2 नकाबपोश थे। वो दीवार के पास एक पत्थर हटाता है, एक पुराना सुरंग खुलता है। वो अंदर घुस जाता है, लेकिन बीरबल पहले ही वहां मौजूद था। सुरंग के उस पार महमूद जैसे ही सुरंग से बाहर निकलता है, सामने बीरबल खड़ा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, पर आंखों में आग थी। बादशाह को तुमने ही जहर देने की योजना बनाई थी? बीरबल ने पूछा। महमूद मुस्कराया, मैंने कुछ नहीं किया। लोग वही देखना चाहते हैं जो उन्हें डराता है, और तुमने उन्हें डर दिखाया। नकली जेल, नकली दोषी। असली खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल ने उसका चेहरा गौर से देखा। तो तुम ही थे जो जेल में नहीं गया, और यही तुम्हारा गुनाह बन गया। महमूद धीरे से बोला, या शायद यही मेरी मासूमियत थी। अगले दिन महमूद गायब था। न कोई सुराग, न शव, न चीख। बीरबल हैरान था, क्या वो बच निकला, या किसी ने उसे भगा दिया, या फिर वो कभी दोषी था ही नहीं? अकबर ठीक हो गया,
लेकिन वो भी मौन था। शायद बीरबल ने जानबूझकर उसे बीमार दिखाया, या शायद उसे अब शक हो चला था। अगर बीरबल इतना चालाक है, तो क्या वो भी मेरी सत्ता के लिए खतरा हो सकता है? दरबार फिर लगा। बीरबल मौजूद था, लेकिन उसकी आंखें आज ज्यादा चुप थी। किसी ने पूछा, गद्दार पकड़ा गया या बच निकला? बीरबल ने सिर्फ एक बात कही, जिसे पकड़ लिया जाए वो गद्दार नहीं, गद्दार वो होता है जो अब भी हमारे बीच है, सत्ता का हिस्सा है, और हम उसे अब भी पहचान नहीं पाए हैं। बीरबल ने महमूद खान को लगभग पकड़ ही लिया था, पर वो हाथ से फिसल गया। राजा अकबर चुप है, लेकिन बीरबल देख रहा है उसकी आंखों में बदला सा कुछ है। महल अब वो शांत जगह नहीं रहा जहां सिर्फ बादशाह के फरमान चलते थे। अब वहां छाया है संदेह, द्विविधा और मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब सवाल है, क्या बीरबल का ही शिकार बनने वाला है बीरबल? 3 सप्ताह बाद महल में एक नया दरबारी शामिल हुआ। नाम था आरिफ उद्दीन, एक युवा, शिक्षित, प्रभावशाली व्यक्ति जिसने एक ही हफ्ते में राजा अकबर का विश्वास जीत लिया। उसने एक दिन सभा में कहा, जहां दरबारियों को खुद की रक्षा करनी पड़े, वहां न्याय के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। बीरबल चौंका। ये सीधा वार था, और अकबर ने सिर हिलाया, बात में दम है। अब बीरबल को पहली बार सत्ता की नींव हिलती महसूस हुई। अचानक से एक अफवाह दरबार में फैलती है, बीरबल ने महमूद को जानबूझकर भगाया था। एक रात बीरबल के कक्ष में एक गुप्त पर्ची फेंकी जाती है, अब तू बचेगा नहीं, अगली नकली जेल तेरे लिए होगी। राजा अकबर अब तटस्थ हो गया है, ना कोई सवाल करता है, ना कोई जवाब सुनता है, और बीरबल को लगता है शायद इस बार वो खुद जाल में फंस चुका है। बीरबल अब खुलकर बात नहीं करता, वो छुपकर महल के पुराने हिस्सों में जाता है। एक दिन वो महमूद के कक्ष की दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष पाता है। वहां एक पुराना दस्तावेज मिलता है, आरिफुद्दीन, फारस का राजनयिक, असली पहचान एजेंट सैयद खान, लक्ष्य मुगल सत्ता की नींव को भीतर से तोड़ना। बीरबल अब जान चुका है कि असली शिकार वो नहीं, राजा है, और शिकारी अब भीतर तक घुस आया है। अगले ही दिन आरिफ ने राजा के सामने एक सुझाव रखा। जहां बीरबल की अक्ल ने दरबारियों को डराया, क्यों न एक बार हम बीरबल को परखें? अकबर हंसा नहीं, उसने सिर्फ एक बात कही, बीरबल, क्या तुम तैयार हो एक परीक्षा के लिए? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं परीक्षा से नहीं, बेवजह की न्याय से डरता हूं। आरिफ ने एक मानसिक खेल रचा। बीरबल को एक कक्ष में 3 लोगों के साथ बंद किया गया, तीनों नकाबपोश। उन्हें हर दिन एक सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देने पर बचने की संभावना थी, पर एक गलत जवाब और वो व्यक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाता। हर दिन एक नकाबपोश गायब होता गया। बीरबल सोचता रहा, मैं इन सवालों का जवाब क्यों दूं, जब मुझे पता नहीं कि सवाल पूछ कौन रहा है। तीसरे दिन बीरबल को चिट्ठी मिली, अब कोई नहीं बचेगा जो तुझ पर विश्वास करे। अकबर तुझसे दूर जा चुका है, तुझे अब बचाएगा कौन? बीरबल ने पहली बार अपने आप से सवाल पूछा, क्या मैं भी सत्ता के लिए उतना ही अंधा हो गया था जितना दूसरों को कहता था? वो अब थक चुका था, लेकिन हारा नहीं। चौथे दिन राजा ने एक आदेश निकाला, बीरबल को दरबार से विश्राम दिया जाए, ताकि वो अपनी भावनात्मक स्थिति सुधार सके। बीरबल को लगा ये सम्मानजनक निष्कासन है। उसी रात बीरबल ने महल छोड़ दिया, चुपचाप, बिना कुछ कहे। महल से दूर एक जंगल में बीरबल को एक बूढ़ा फकीर मिला, जिसने कहा, बीरबल, तुझे हर बार गद्दार से खतरा नहीं, तेरी अपनी समझ से खतरा होता है। जब तू सबको परखता है, खुद को क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा, क्या तू जानता है कि असली शत्रु कौन है? फकीर मुस्कुराया, शत्रु वही है जिसे तू अब तक दोस्त समझता रहा। 1 सप्ताह बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल से बड़ा कोई मंत्री नहीं, लेकिन अब दरबार में आरिफ उद्दीन सबसे बड़ा सलाहकार है। और तभी बीरबल एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था महल को। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। क्या मुझे लौटना चाहिए या दूर रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए?
बीरबल ने दरबार छोड़ दिया था। राजा अकबर अब आरिफ उद्दीन के अधीन था, एक नया सलाहकार जिसकी बातों ने पूरे दरबार को मोह लिया था। परंतु सच्चाई ये थी, राजा अकबर खुद नहीं जानता था कि वो किसे विश्वास करे। उसका मन बीरबल के बिना अधूरा था, पर उसकी सत्ता को अब आरिफ उद्दीन की चालों की आदत लग चुकी थी। बीरबल अब राजधानी से 200 कोस दूर एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसने अपना नाम बदल लिया था, सूरदास पंडित। वो दिन में गांव के बच्चों को शिक्षा देता और रात को पहाड़ियों के सन्नाटे में बैठकर एक ही सवाल सोचता, मैं कौन हूं और क्या वाकई में सच्चा था? एक दिन एक वृद्ध साधु मिला। उसने कहा, जो बुद्धिमान होता है वही सबसे पहले अपने आप पर शक करता है। यही तेरी शक्ति है, लेकिन यही तेरी कमजोरी भी बन सकती है। बीरबल जान गया, उसे लौटना होगा। लेकिन इस बार वो सिर्फ सलाहकार बनकर नहीं लौटेगा, बल्कि एक परछाई बनकर। आरिफ अब दरबार के हर निर्णय में शामिल था। उसने नए मंत्री नियुक्त किए, कुछ पुराने दरबारियों को जेल भेजा और राजा से एक आदेश पास करवाया, जो कोई भी बीरबल से गुप्त संपर्क रखेगा वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। दरबार में डर का वातावरण बन चुका था। बीरबल का नाम लेना भी अब गद्दारी माना जाने लगा। और फिर एक दिन आरिफ ने सुझाव दिया, हम बीरबल की गैरमौजूदगी में एक नया न्याय प्रणाली बनाएंगे, जहां प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी। अकबर ने एक क्षण सोचा और हाँ कह दी। राजधानी में एक नया भविष्यवक्ता आया था, जिसका नाम था यतीन्द्रनाथ। वो एक आंख वाला, सफेद दाढ़ी वाला और बेहद गंभीर व्यक्तित्व था। वो हर दरबारी को कुछ ऐसा बताता था जो केवल वो व्यक्ति ही जानता था। धीरे धीरे दरबारियों में अफवाह फैलने लगी, यतीन्द्रनाथ में कुछ तो अलौकिक है। सिर्फ एक व्यक्ति उसे पहचान पाया, अकबर। उसने अपनी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बीरबल। यतीन्द्र ने मुस्कुराकर कहा, अब बीरबल नहीं, बस एक दर्पण जो आपको आपकी सत्ता का सच दिखाएगा। आरिफ उद्दीन की न्याय प्रणाली अब प्रभावशाली हो चुकी थी। पर यतीन्द्र, बीरबल ने एक दिन सभा में एक प्रश्न पूछा, अगर न्याय में प्रश्न की अनुमति नहीं तो अन्याय और तानाशाही में फर्क क्या? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहली बार आरिफ की तरफ देखा और सवाल किया, पर आरिफ मुस्कराया। जहां सवाल सिर्फ सत्ता के विरोध में होते हैं, वहां उत्तर बगावत कहलाता है। अब दरबार दो भागों में बंट गया था, एक जो आरिफ के साथ थे और एक जो यतीन्द्र के। अगले दिन यतीन्द्र को एक गुप्त संदेश मिला, अगर तू बीरबल है तो तेरे लिए कल दरबार में एक मौत तय है। आरिफ, यतीन्द्र, बीरबल ने वही किया जो किसी ने न सोचा था। वो खुद दरबार में जाकर राजा से कहा, जहांपनाह, मैं राष्ट्रद्रोही हूं, मुझे मृत्युदंड दीजिए। पूरे दरबार में कोहराम मच गया। अकबर चुप था। आरिफ मुस्कराया। बीरबल को बंदी बना लिया गया, लेकिन फांसी के दिन उसने दरबार में एक अंतिम बात कही, जिस सत्ता को अपने सबसे बुद्धिमान सिपाही पर भी भरोसा नहीं रहा, वो बहुत जल्द अपने सबसे बड़े शत्रु को गले लगाती है। अकबर कांप गया, पर कुछ न बोला। बीरबल की आंखों में पानी था, पर डर नहीं। बीरबल के मृत घोषित होने के एक वर्ष बाद आगरा की गलियों में एक अफवाह फैल रही थी। एक नकाबपोश व्यक्ति जो हर रात किसी न किसी जमींदार या मंत्री के घर घुसता है, कोई दस्तावेज चुराता है और बिना कोई निशान छोड़े चला जाता है। लोग उसे सायक कहते थे। वो गरीबों की गलियों में केवल अंधेरे में दिखाई देता और हर बार एक ही निशान छोड़ जाता, सिंहासन हिलता है जब बीरबल की आत्मा जागती है। कुछ दरबारियों ने चुपचाप राजा अकबर से ये बात कही। अकबर ने एक रात अपनी बालकनी से देखा, वही छतों पर कोई खड़ा था। साया और राजा की आंखें मिली। साया ने 2 उंगलियों से सलामी दी और कूदकर गायब हो गया। अब आरिफ उद्दीन पूरी तरह सत्ता में था। उसने सच्चाई को दबाने का नया तरीका अपनाया, दरबार से विरोधियों को निकाल देना, कूटनीतिक दस्तावेजों को जलाना
और हर सप्ताह एक झूठा बागी पकड़कर फांसी देना वो जानता था कि डर से बड़ी कोई राजनीति नहीं। पर एक समस्या थी। हर बार जब वो फांसी देता, किसी न किसी दीवार पर यह पंक्ति लिखी मिलती, शब्द मिटते हैं, आत्माएं नहीं। आरिफ जानता था, बीरबल मरा नहीं, वो किसी और रूप में लौट चुका है। राजा अकबर के निजी पुस्तकालय में एक दिन एक पुराना संदूक खोला गया। उसमें से एक हस्तलिखित चिट्ठी निकली, जिस पर लिखा था, अगर मैं मारा जाऊं तो समझिएगा मैंने जानबूझकर हारा है। मेरी हार ही मेरी जीत का बीज होगी। बीरबल और उस चिट्ठी के साथ थे 4 मोहरबंद लिफाफे, जिनमें से हर एक पर एक मंत्री का नाम लिखा था। उनमें सबसे ऊपर था, आरिफ उद्दीन अकबर कांप उठा। अगले सप्ताह राजधानी में एक घटना हुई। एक मंत्री के घर में आग लगाई गई। किसी ने छत पर एक लाल कपड़ा टांगा था, जिस पर लिखा था, जिस दरबार में सवाल उठाने वाले मारे जाते हैं, वहां सवाल खामोश नहीं होते, सिर्फ गहराते हैं। रातों रात सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। बिना चेतावनी घरों की तलाशी ली जाने लगी। पर साया हर बार बच निकलता। और फिर एक दिन एक दरबारी पकड़ा गया। नाम था सैयद नसीर। उसने कहा, मैं साया नहीं हूं, लेकिन मैं उसका सिपाही हूं। हम सैकड़ों हैं और हर एक बीरबल की सोच से जन्मा है। अब आरिफ को यकीन हो गया कि बीरबल किसी रूप में जिंदा है, या उसका प्रभाव अब भी जीवित है। उसने एक अंतिम दांव खेला। एक नकली बीरबल तैयार किया गया, जनता के सामने उसका पुनरागमन कराया गया और उसका समर्थन पाने के लिए कुछ पुराने दरबारियों को बहाल किया गया। परंतु असली बीरबल, साया, अब एक जन आंदोलन बन चुका था। अब लोग पूछने लगे, क्या बीरबल अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है? और यह विचार फैल चुका था। गांव-गांव में बीरबल के नाम से समितियां बन गई। गरीब किसान अपने बच्चों को बीरबल की तरह बोलने, सोचने, सवाल करने की शिक्षा देने लगे। राजा अकबर अब चुपचाप अपने महल की बालकनी से देखता रहता। एक साम्राज्य जो उसकी सत्ता से ज्यादा किसी और की छाया में पनप रहा था। एक रात महल के गुप्त सुरंगों में अचानक एक मोमबत्ती जल उठी। वहां बैठा था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बिखरे बाल, आंखों में गहराई। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने मिटा समझा। मैं वो हूं जो अब तक चुप था। अब मेरी चुप्पी भी तुम्हारी सत्ता से ऊंची है। और उसने एक दस्तावेज राजा तक पहुंचाया। वो दस्तावेज एक प्राचीन संधि थी, जिसे बीरबल ने राजा अकबर के राज्य की स्थापना से पहले तैयार किया था। उसमें लिखा था, अगर कभी ये साम्राज्य न्याय छोड़ दे तो हर नागरिक को यह हक होगा कि वो राजा को हटाने की मांग करे, बिना रक्तपात के, सिर्फ बुद्धि के बल पर। अकबर ने वो दस्तावेज पढ़ा और कांप गया। उसे अब समझ में आया कि बीरबल सिर्फ मेरा सलाहकार नहीं था, वो मेरी आत्मा था। राजा अकबर ने अगले दिन कोई घोषणा नहीं की। आरिफ उद्दीन अब भी सत्ता में था। साया अब भी छाया बना हुआ था। परंतु दरबार के हर कोने में फुसफुसाहट थी। अब दरबार का असली युद्ध शुरू होने वाला है। बीरबल बनाम आरिफ या बुद्धि बनाम सत्ता? अब आगरा के बाहर एक नया केंद्र बन चुका है, जनसभा। ये वो जगह है जहां किसान, शिल्पकार, सैनिक, कवि और व्यापारी एकत्र होते हैं और वे प्रश्न करते हैं जो दरबार में पूछना मना था। इन जनसभाओं का नेतृत्व कोई गुप्त व्यक्ति करता है, जिसकी आवाज तेज नहीं, शांत होती है, पर उसकी बातें तलवार से भी ज्यादा पैनी। लोग उसे साया गुरु कहते हैं। कुछ कहते हैं वो बीरबल है, कुछ कहते हैं वो बीरबल के सिखाए शिष्य है। परंतु सच्चाई किसी को नहीं पता। आरिफ उद्दीन को अब लगने लगा कि जनता का समर्थन उसके हाथ से फिसल रहा है। उसने एक नया निर्णय लिया, साया को पकड़ने के लिए साया बनो। उसने अपने गुप्तचरों को गांव-गांव भेजा, कपड़े बदलवाए, भाषाएं सिखवाई, यहां तक कि उनमें से कुछ को जनसभा का हिस्सा भी बना दिया। एक गुप्त सूचना उसे मिली, अगले पूर्णिमा को साया गुरु स्वयं जनसभा में दिखाई देगा। अब आरिफ ने तय कर लिया, उस दिन
या तो बीरबल पकड़ा जाएगा या जनता हमेशा के लिए डर जाएगी। पूर्णिमा की रात जनसभा में हजारों लोग थे। साया गुरु ने भाषण शुरू किया। हम आज यहां किसी को गिराने नहीं, बल्कि खुद को उठाने के लिए आए हैं। राजा को हटाने की नहीं, राजा को जगाने की आवश्यकता है। उसी समय चारों ओर से सैनिकों ने सभा को घेर लिया। कई को पकड़ लिया गया, पर साया गुरु मुस्कराया और कहा, जिस विचार को मारना चाहते हो वो अब सैकड़ों लोगों में है। मुझे पकड़ोगे तो क्या होगा? तभी सभा में मौजूद लोग एक एक कर बोलने लगे, मैं साया हूं, मैं भी बीरबल हूं, मैं भी वही विचार हूं। अब सैनिक समझ ही नहीं पाए किसे पकड़े। आरिफ क्रोधित हो गया। अकबर अब अकेला महसूस कर रहा था। वो रोज पुराने समय की किताबें पढ़ता, बीरबल के साथ बिताए समय को याद करता। उसे अब यकीन हो गया था कि सत्ता ने उसे अंधा कर दिया था, पर वो एक निर्णय नहीं ले पा रहा था। क्या वो फिर से बीरबल को जगह दे पाएगा, या ये सत्ता अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि सच बोलने वाला राजा ही खत्म हो जाएगा? उसी समय उसे एक गुप्त पत्र मिला, बिना नाम का। जहां पनाह, यदि आपने एक बार फिर चुप्पी रखी तो अगली पीढ़ी राजा को नहीं, गुलामों को याद रखेगी। साया ने अब अपनी असली चाल खेली। राजा के पास एक और दस्तावेज पहुंचाया गया, आरिफ उद्दीन के जाली व्यापारिक सौदों की नकल। उसमें यह भी साबित होता था कि आरिफ एक गुप्त विदेशी एजेंट था, जिसका काम था भारत में सत्ता को भीतर से तोड़ना। राजा अब दुविधा में नहीं रहा। उसने आरिफ को बुलाया और एक ही वाक्य कहा, जिसने मेरे दरबार को बांट दिया, अब वो खुद अपने टुकड़े समेटे। आरिफ मुस्कराया, तो आपने बीरबल की चाल में आकर मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि खुद को खो दिया। उसे बंदी बना लिया गया। अब जनता ने मांग की, साया को सामने लाओ, हमें हमारा मार्गदर्शक चाहिए। राजा ने दरबार खोला। साया आया, नकाब में। वो मंच पर खड़ा हुआ और बोला, मैं बीरबल नहीं हूं, मैं आप सब हूं। जो सोचता है, सवाल करता है, अन्याय को चुपचाप नहीं सहता, वही साया है। अकबर चुप था, पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ ही दिन बाद एक रहस्यमयी आगरा छोड़ता है। कोई नहीं जानता वो कौन था। कुछ कहते हैं वो बीरबल था, कुछ कहते हैं वो बीरबल के बनाए गए विचारों का पुजारी था। पर जो भी था, उसने दरबार को हिला दिया और एक साम्राज्य को जागा दिया। आगरा की हवाओं में अब भी बीरबल की गूंज बाकी थी, लेकिन उसके साए से भी खतरनाक कुछ और था। एक ऐसा षड्यंत्र जो किसी को पता नहीं था, लेकिन सब उसके प्रभाव में थे। एक अज्ञात गुप्तचर जो खुद को संदूकिया कहता था, अचानक दरबार में पहुंचा। उसके पास एक पुरानी चिट्ठी थी, जो बीरबल के किसी पुराने सहयोगी ने लिखी थी, पर इसमें कुछ ऐसा था जो किसी के सोचने से परे था। चिट्ठी में एक कोड था जो केवल बीरबल समझ सकता था, लेकिन बीरबल नहीं था। संदूकिया ने अपनी पहचान छुपाई और राजा अकबर से मिलने की कोशिश की, पर अकबर के दरबार में राजनेता ऐसे थे जो उसे नहीं चाहते थे। संदूकिया के पीछे दरबार के भी कई छिपे दुश्मन थे, जो चाह रहे थे कि वो कभी अपनी बात राजा तक न पहुंचा पाए। संदूकिया ने अपनी खोज शुरू की। वो ऐसे लोगों से मिला जो बीरबल की सोच और चालाकी को समझते थे। उनमें से एक था नूरजहां, एक युवा महिला जो बीरबल की कहानियों की कविताएं लिखती थी, और एक गुप्त विद्वान फैसल, जो बीरबल के विज्ञान और रणनीति के दिमाग को समझता था। ये तीनों मिलकर दरबार में एक ऐसा जाल बुनने लगे जिसमें न केवल राजनीतिक षड्यंत्र बल्कि एक गहरा रहस्य भी था। संदूकिया के पास एक पुराना नक्शा था जिसमें आगरा के नीचे छिपे सुरंगों का जिक्र था। उन सुरंगों में छिपा था एक गुप्त खजाना, न सोने चांदी का, बल्कि बीरबल की अंतिम योजना का दस्तावेज, जिसमें राजा के भविष्य के लिए एक रहस्य छिपा था। परंतु सुरंगों तक पहुंचना आसान नहीं था। दरबार के गुप्त प्रहरी और राजनेता हर कदम पर रोक लगाए थे। जब संदूकिया, नूरजहां
और फैसल सुरंग की खोज में लगे तो उन्हें एक छुपा हुआ कक्ष मिला। परंतु वहां उन्होंने केवल खजाना नहीं बल्कि एक छुपा हुआ संदेश भी पाया जो बीरबल के अंतिम संकेत जैसा था। सच्चाई को छुपाना आसान है, पर सच्चाई कभी मरती नहीं। लेकिन तभी दरबार के लोग आ धमके और उनकी पकड़ की कोशिश की। क्या ये तीनों बच पाएंगे? क्या वह संदेश क्या मतलब रखता है? क्या बीरबल की वापसी सचमुच होने वाली है? दरबार के एक करीबी व्यक्ति ने संदूकिया के पीछे साजिश रची। उसने नूरजहां और फैसल को अलग थलग कर दिया। अब संदूकिया अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बीरबल जैसी तेज चतुराई थी। और इस बार उसने एक ऐसी योजना बनाई थी जो राजा की सत्ता को हिलाकर रख देगी। आगरा के दरबार में अचानक एक अज्ञात व्यक्ति संदूकिया की दस्तक हुई। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जिसकी भाषा और लेखन शैली से पता चलता था कि यह बीरबल के जमाने की है। दरबार के मंत्री और गुप्तचरों की निगाहें उस पर थी, लेकिन संदूकिया शांत था। उसने राजा अकबर को बताया, यह पत्र बीरबल के एक विश्वसनीय सहयोगी ने लिखा था जो आज तक किसी को नहीं दिखाया गया। राजा की आंखों में उत्सुकता और भय दोनों चमक उठे, क्योंकि बीरबल की मौत के बाद दरबार में कई राज दफन थे। संदूकिया ने चिट्ठी को खोला और उसमें छिपे हुए कोड को पढ़ना शुरू किया। कोड में एक नक्शा था जो आगरा के नीचे छुपी सुरंगों की ओर इशारा कर रहा था। राजा अकबर के विश्वासपात्र मंत्री उस नक्शे को देखकर हक्के बक्के रह गए। क्या बीरबल ने सच में आगरा के नीचे कोई गुप्त ठिकाना बनवाया था? संदूकिया ने कहा, यहां छिपा है वो रहस्य जो बीरबल ने सायाज के नाम से छोड़ दिया था। संदूकिया ने दो लोगों से संपर्क किया। नूरजहां, एक कवियत्री जो बीरबल की कहानियों की शौकीन थी, और फैसल, एक विद्वान जो बीरबल की रणनीतियों का गहराई से अध्ययन कर चुका था। तीनों ने मिलकर सुरंगों की खोज शुरू की, परंतु सुरंगों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। दरबार के गुप्त प्रहरी हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। सुरंगों के भीतर उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला जिसमें बीरबल की एक डायरी और एक रहस्यमयी संदेश था। सच्चाई को छुपाना आसान है, पर सच्चाई कभी मरती नहीं। पर इसी दौरान दरबार के सैनिकों ने घेराबंदी कर दी। तीनों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन नूरजहां घायल हो गई। संदूकिया ने नूरजहां को सुरक्षित जगह भेजा और फैसल को बचाते हुए खुद को बंदी बनवा लिया। दरबार में उसकी गिरफ्तारी से सारा ध्यान उसकी योजनाओं पर गया, पर संदूकिया के दिमाग में एक और भी बड़ा खेल था। उसने चुपके से एक संदेश भेजा जिसमें बीरबल के असली खजाने का पता था। संदूकिया के संदेश से पता चला कि बीरबल ने सिर्फ सियासत ही नहीं, बल्कि ज्ञान और न्याय का एक अमूल्य खजाना भी छुपाया था। उस खजाने में ऐसे दस्तावेज थे जो साम्राज्य की बुनियादें हिला सकते थे। परंतु क्या दरबार उस खजाने को खोज पाएगा, या संदूकिया अपनी चालाकी से उसे पहले हासिल कर लेगा? संदूकिया दरबार में बंदी बना था, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो जानता था कि सच्चा खेल अभी शुरू हुआ है। दरअसल संदूकिया बीरबल का पुराना शिष्य था, जिसे बीरबल ने ही एक दिन ये जिम्मेदारी सौंपी थी। जब ही मेरा साया ढल जाए, तब तुम्हें ये चिट्ठियां और रहस्य संभालने हैं। लेकिन संदूकिया के लिए ये सिर्फ बीरबल का वचन निभाने की बात नहीं थी। ये था एक नए युग की शुरुआत। दरबार में अब दो धड़े थे, एक जो संदूकिया को राजा से दूर रखना चाहता था, और दूसरा जो बीरबल की सोच को फिर से जगाना चाहता था। संदूकिया ने राजा के करीब पहुंचने के लिए चालाकी से काम लिया। वो धीरे धीरे कई गुप्त मंत्रियों के विश्वास को जीतने लगा। पर उस दरमियान एक रहस्यमयी गुप्तचर, जो स्वयं को सायक कहता था, राजा को सचेत कर रहा था कि दरबार में खतरा घुल रहा है। नूरजहां, जो घायल होकर भी बच निकली थी, वो अब राजकीय पुस्तकालय में छिपकर बीरबल के पुराने दस्तावेजों को पढ़ रही थी। उसे पता चला कि बीरबल ने दरबार में एक गुप्त कक्ष बनाया था, जहां सच्चाई और न्याय की पुस्तकें छिपाई गई थी। वो तय करती है
कि उसे वहां जाकर सच सामने लाना होगा। संदूकिया और फैसल अब उस सुरंग की गहराई में गए जहां बीरबल ने अपनी अंतिम योजना छुपाई थी। वहां उन्होंने एक छोटा सा कक्ष पाया जिसमें पुरानी किताबें, नक्शे और एक अनोखा तिलिस्मी यंत्र था। यंत्र की रोशनी में एक प्राचीन संदेश उभरता है। जब अंधेरा सबसे गहरा हो तभी सच्ची रोशनी चमकती है। पर तभी वे महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। कोई छुपा हुआ उनकी हर चाल पर नजर रख रहा है। दरबार में अफवाहें फैलने लगी कि संदूकिया दरअसल एक दुश्मन है। राजा की शक की परतें गहराती जा रही थी। पर संदूकिया ने अपनी बुद्धिमानी से सबको भ्रमित कर दिया। उसने राजा को एक प्रस्ताव दिया, आप चाहें तो हम उस गुप्त कक्ष का सच जनता के सामने ला सकते हैं, या फिर अंधेरे में रहकर दरबार को और कमजोर कर सकते हैं। नूरजहां को पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली जिसमें बीरबल का एक अधूरा खत छुपा था। खत में लिखा था, यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं बल्कि विचारों की है। सच्चाई का अंतिम पता वही लगाएगा जो खुद को खोने से नहीं डरेगा। संदूकिया, नूरजहां और फैसल के कदम अब एक दूसरे से मिलने वाले थे। पर किस मोड़ पर, किस दिशा में, ये तीनों किस मकसद से लड़ेंगे? क्या बीरबल का साया फिर से उभरेगा या दरबार की साजिशें सब कुछ निगल जाएंगी? संदूकिया, जो अब दरबार में बंदी था, असल में बीरबल का सबसे भरोसेमंद शिष्य था। उसका असली नाम अरिंदम था, जो बीरबल के रहस्यों को संभालने के लिए चुना गया था। अरिंदम ने राजा अकबर को एक खत सौंपा जिसमें बीरबल ने भविष्य की कई गुप्त योजनाएं लिखी थी। लेकिन खत के साथ एक चेतावनी भी थी। यह ज्ञान केवल तब खोला जाना चाहिए जब सम्राट का राज्य खतरे में हो। अकबर ने खत खोला, पर दरबार के कुछ मंत्री इस पर शक कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री, मोहम्मद सलाहुद्दीन, संदूकिया की गिरफ्तारी के पीछे था। नूरजहां, जो पहले घायल हो चुकी थी, अब वापस आगरा आई। वो बीरबल की गुप्त कक्ष की खोज में थी। उसने बीरबल की डायरी से पता लगाया कि सुरंगें केवल शारीरिक नहीं बल्कि दिमाग की जाल है। वो जानती थी कि सुरंगों का रास्ता समझने के लिए दिमाग की गहरी सोच और समझ चाहिए। नूरजहां ने फैसल से मदद मांगी, जो बीरबल की विज्ञान की किताबों का जानकार था। तीनों ने मिलकर सुरंग का नक्शा देखा। नक्शे में कई गुप्त दरवाजे और जाल थे। उनमें से एक दरवाजा विशेष था। उस पर बीरबल की खुदी हुई उंगली के निशान थे। वहां पहुंचते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो सच की तलाश में है उसे सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। तीनों डरे नहीं बल्कि और गहराई में उतर गए। सुरंग में उन्हें एक पुराना यंत्र मिला जिसमें एक चमकदार पत्थर जड़ा था। पत्थर की चमक में बीरबल का चेहरा झलक रहा था। फैसल ने बताया, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, ये ज्ञान का स्रोत है जो बीरबल ने बनाया था। अरिंदम ने कहा, यदि ये यंत्र सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये दरबार के सभी रहस्यों को उजागर कर सकता है। दूसरी ओर मोहम्मद सलाहुद्दीन ने दरबार में अफवाह फैलाई कि संदूकिया दरअसल बीरबल का दुश्मन है। उन्होंने राजा अकबर को भी भ्रमित करना शुरू कर दिया। राजा अकबर अब संदूकिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी शक की छाया हर बात पर थी। संदूकिया ने नूरजहां और फैसल से अलग होकर खुद ही एक नया कदम उठाने का फैसला किया। वो एक गुप्त दस्तावेज लेकर राजा के सामने पहुंचा, पर दस्तावेज में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर राजा अकबर चौंक गए। दस्तावेज में लिखा था कि दरबार में कोई अंदरूनी गद्दार है जो राजसत्ता को गिराने की साजिश रच रहा है। लेकिन दस्तावेज के साथ एक गूढ़ संकेत भी था, सच का पता लगाने के लिए सबसे पहले झूठ को पहचानो। दरबार में अब एक नई लड़ाई छिड़ गई थी, संदूकिया के समर्थन में और उनके खिलाफ। नूरजहां और फैसल अपनी खोज में आगे बढ़ रहे थे और बीरबल की छाया अब हर तरफ महसूस होने लगी थी। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ था, सच्चाई आखिर कहाँ छिपी है? आगरा का दरबार आज फिर हलचल से भरा था। संदूकिया,
अब असली नाम अरिंदम दरबार में अपने असली मकसद को छुपाए हुए था। उसके हाथ में बीरबल की चिट्ठियों का एक और हिस्सा था, जिसे उसने अभी तक किसी से साझा नहीं किया था। नूरजहां और फैसल अपने अपने रास्तों पर थे। नूरजहां गुप्त कक्ष की खोज में थी और फैसल सुरंगों के रहस्यों में डूबा था। अरिंदम को पता था कि समय तेजी से बीत रहा है और दरबार के गुप्त विरोधी उसकी हर चाल पर नजर बनाए हुए थे। नूरजहां ने बीरबल की डायरी से सुराग लेकर दरबार की पुस्तकालय में छुपा हुआ एक पल्ला खोज निकाला। उस पल्ले में एक कोड लिखा था जो केवल बीरबल के ज्ञान से ही समझा जा सकता था। फैसल ने उस कोड को पढ़ने की कोशिश की। कोड में लिखा था, जहां सच्चाई की छाया सबसे गहरी, वहीं से उजाले की शुरुआत। उन्हें यकीन था कि बीरबल ने दरबार के नीचे छुपा एक गुप्त कक्ष बनाया था, जिसमें राजा की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। मोहम्मद सलाहुद्दीन और उसके समर्थक अब भी संदूकिया को बेधने की कोशिश में लगे थे। उन्होंने राजा अकबर को बीरबल के शिष्य के बारे में गलत जानकारी दी, जिससे राजा का संदूकिया पर से भरोसा कम होने लगा। अकबर ने संदूकिया को दरबार से दूर रखने का फैसला किया, लेकिन संदूकिया के पास एक योजना थी जो सबको चौंका सकती थी। फैसल और संदूकिया सुरंग की गहराइयों में उतर चुके थे। उनके सामने एक प्राचीन ताला था, जिसे खोलने के लिए उन्हें बीरबल के कोड को समझना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि सुरंग के हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा था। यहां तक कि उन्होंने एक पुरानी लिपि पढ़ी जो बीरबल के आखिरी संदेश की ओर इशारा कर रही थी। दरबार में अचानक एक अनजान व्यक्ति साया प्रकट हुआ। उसने राजा को सचेत किया कि दरबार के अंदर ही एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। साया की पहचान को लेकर सबको शक था, लेकिन उसकी बातें इतनी सटीक थी कि अकबर ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। नूरजहां को पुस्तकालय में एक और दस्तावेज मिला, जिसमें बीरबल की एक अधूरी योजना थी। इस योजना में लिखा था कि केवल सही वक्त पर ही कुछ तथ्यों को उजागर किया जाना चाहिए, नहीं तो साम्राज्य को खतरा हो सकता है। तीनों, संदूकिया, नूरजहां और फैसल, अब अपनी अपनी जगहों पर सच्चाई की खोज में थे, परंतु दरबार की साजिशें और साया की चेतावनियों ने कहानी को उलझा दिया था। सुरंगों के गहरे अंधेरों में चलते हुए संदूकिया, नूरजहां और फैसल एक बड़े कक्ष तक पहुंचे। वहां एक विशाल ताला था, जिस पर बीरबल की खुदी हुई एक पहेली थी। जिसे ढूंढता है हर मन, सच्चाई की वो गली, तीनों की शक्ति संग जुड़ती, तब खुलती है झरोखी। तीनों ने समझा कि पहेली का अर्थ तीनों के सहयोग में छुपा है। वे एक दूसरे की ताकत से ही इस ताले को खोल सकते थे। दरबार में खबर फैल गई कि संदूकिया की असलियत खुलने वाली है। मोहम्मद सलाहुद्दीन ने सत्ता हथियाने की फिराक में नए दावे करने शुरू कर दिए। राजा अकबर ने संदूकिया से बातचीत की, पर उनकी आंखों में अब भी शक था। संदूकिया ने कहा, महाराज, सच्चाई को जाने बिना निर्णय लेना दरअसल अंधकार में चलने जैसा है। नूरजहां ने बीरबल की डायरी से कुछ पन्ने निकाले, जिनमें लिखा था कि साया नाम का एक व्यक्ति दरबार में मौजूद है, जो हमेशा सच्चाई की रक्षा करता है। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि उन्हें पहले साया को ढूंढना होगा, क्योंकि वही इस रहस्य को समझा सकता था। एक रात संदूकिया और नूरजहां को साया का पता चला। वो दरबार का एक बुजुर्ग सैनिक था, जो बीरबल का गुप्त संदेशवाहक था। साया ने कहा, सच्चाई जानने के लिए आपको उस दरवाजे को खोलना होगा, जिसे बीरबल ने न्याय का द्वार कहा था। पर सावधान रहो, यह द्वार केवल तभी खुलेगा जब तीनों का विश्वास एक दूसरे पर पूरा होगा। तीनों ने अपनी पुरानी कटुता, शंका और विश्वास के बीच झूलते हुए अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होने का निर्णय लिया। वो एक दूसरे की कमजोरियों को समझने लगे और धीरे धीरे उनके बीच एक मजबूत गठबंधन बनने लगा। तीनों जब उस द्वार के सामने पहुंचे, तो उन्होंने बीरबल की पहेली के अनुसार अपने अपने हथियार, ज्ञान, धैर्य
और साहस का इस्तेमाल किया। दरवाजा खुला और अंदर एक पुराना हॉल था जिसमें बीरबल की नीतियों, योजनाओं और न्याय की मिसालें संजोई गई थी। राजा अकबर को भी इस खुलासे के बारे में बताया गया। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और बीरबल के सिद्धांतों को पुनः लागू करने का आदेश दिया। मोहम्मद सलाहुद्दीन और अन्य षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया गया, पर उनका भाग्य अब भी अंधकार में छुपा था। लेकिन तभी साया ने एक और कागज पेश किया, एक ऐसी गुप्त योजना का दस्तावेज जो बीरबल ने आखिरी वक्त में बनाया था। उस योजना में लिखा था, ये केवल शुरुआत है, सच का अंतिम पता अभी बाकी है। अंधेरे के बादल फिर छटेंगे, लेकिन साया की छाया हमेशा रहेगी। तीनों ने महसूस किया कि उनका सफर खत्म नहीं हुआ। ये तो केवल इतिहास के पर्दे के पीछे का एक नया अध्याय था। बीते जमाने के सवाल आज भी सवाल बने हुए थे। राजा अकबर ने भी जाना कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती, और साया की छाया दरबार में अभी भी गूंज रही थी। रहस्यों और सच्चाई के बीच की वो पतली सी लाइन। आगरा का दरबार फिर से शांति के संकेत दिखाने लगा था। संदूकिया, अरिंदम, नूरजहां और फैसल ने मिलकर बीरबल की गुप्त सुरंगों और कक्षों की खोज पूरी कर ली थी। राजा अकबर ने अपने दरबार में न्याय और सच्चाई की नई मिसाल कायम की, पर कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। संदूकिया ने बीरबल की एक अंतिम डायरी खोज निकाली, जिसमें लिखा था, सच्चाई केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कई परतों का संगम है। जो परतें खुलती है, वे नए रहस्यों को जन्म देती है। अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग दोनों को साफ रखना होगा। अंदर एक नक्शा था, एक ऐसा नक्शा जो दरबार के बाहर एक गुप्त स्थान की ओर इशारा करता था। तीनों ने तय किया कि वे अगले दिन उस जगह पर जाएंगे। पर उसी रात दरबार में एक रहस्यमयी घटना हुई। साया नाम का गुप्तचर अचानक गायब हो गया। राजा अकबर चिंतित थे और दरबार में एक अनजान भय फैल गया। अगले दिन अरिंदम, नूरजहां और फैसल उस नक्शे पर चल पड़े। नक्शा उन्हें एक पुरानी हवेली के पास ले गया, जो कई वर्षों से वीरान थी। हवेली के अंदर एक और सुरंग मिली, जो पूरी तरह अंधेरी थी। तीनों ने हिम्मत जुटाकर उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंत में उन्होंने एक छोटे से कमरे में एक संदूक पाया। संदूक के अंदर बीरबल के सबसे गुप्त दस्तावेज, एक तिलस्मी वस्तु और एक खत था। खत में लिखा था, जो इस संदूक को खोलता है, उसे राज की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। पर याद रखो, सच्चाई हर किसी के लिए सहज नहीं होती। उसे समझना और स्वीकार करना ही सबसे बड़ा काम है। संदूक खोलते ही कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगी और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार एक अंधेरे में डूबा बड़ा हॉल था, जिसमें बीरबल की पूरी योजना, साथ ही कई ऐसे रहस्य थे जिनका संबंध दरबार से दूर के देशों और गुप्त शक्तियों से था। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस रहस्य को अभी उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव को समझना जरूरी था। उन्होंने राजा अकबर को सूचित किया और सलाह दी कि यह रहस्य अभी छुपा रहना बेहतर है, ताकि साम्राज्य की सुरक्षा बनी रहे। राजा ने सहमति जताई और तय हुआ कि यह राज केवल उन तीनों की जिम्मेदारी होगी। आगरा का सूरज फिर से चमकने लगा, पर बीरबल की छाया अब भी दरबार के हर कोने में गूंजती रही। सच्चाई और न्याय की खोज जारी थी, और इतिहास के पन्ने इस सफर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखेंगे।